डेरिक वालकोट की पोयम है ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इस पोयम को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लाइन टू लाइन मैंने ये पोयम कराई थी। 3 स्टेंजाज है इसके अंदर। पहला स्टेंजा 10 लाइन्स का है, फिर 11 का, और थर्ड स्टेंजा जो है वो इसका 12 लाइन्स का है। तो इस तरीके से पोयम है, ज्यादा लेंथी तो नहीं है, लेकिन पोयम लाइन टू लाइन में थोड़ी सी टफ हो जाती है। मतलब समझ पाना बच्चों के लिए थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन हमें इतनी जरूरत नहीं होती कि हम बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को लेकर के चले, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस भी नहीं होते कि हमें एक्सप्लेन करना है या कहीं पढ़ाना है। फिर भी मैंने वो पढ़ा दी थी पोयम, और समझ में आ भी गई होगी आपके। आज मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। ये पोयम समझने के लिए बस इसकी थीम और बैकग्राउंड को माइंड में फिट करना होता है। ये पोयम इस तरीके से लिखी हुई है, जो बच्चे अपने इंडिया के बारे में जानते हैं, और ज्यादातर सभी जानते हैं कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और बाद में छोटे छोटे बहुत सारे मूवमेंट हुए, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, 1857 की क्रांति हो, या फिर आपका जिसमें करो या मरो का नारा दिया था, भारत छोड़ आंदोलन हो। तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हुए, और उनका ही रिजल्ट सबका मिल करके ऐसा हो जाता है कि उन सबका ही रिजल्ट था कि एक तरीके से यहां से अंग्रेज भाग गए थे। बिल्कुल ऐसा ही 1895 में ये यहाँ पर केन्या, जो अफ्रीका में कंट्री है केन्या, जो बिल्कुल उसमें ब्लैक पर्सन रहते हैं, अफ्रीकन्स, तो उन पे कब्जा कर लिया था ब्रिटिशर्स ने। और धीरे धीरे वो भी ऐसे ही वहां पर गए थे, व्यापार करेंगे आपके यहाँ पर, इस तरीके से ट्रेड का काम रहेगा। लेकिन फिर बाद में शासन करना स्टार्ट कर दिया। जब कोई किसी पे शासन करता है, इसे इम्पेरियलिज्म बोलते हैं या कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। तो जब ये कॉलोनियलाइजर बन गए, मतलब यहाँ पर रहने लगे, उन्होंने शासन करना स्टार्ट कर दिया अफ्रीकन्स के ऊपर। तो वहां पर अत्याचार होने लगे। कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, आपके घर में कोई घुस जाए तो हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति अपने आप को ढाल लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। उसमें कुछ गर्मपंथी होते हैं, कोई नरमपंथी होते हैं, कोई बहुत ज्यादा पोलाइटली वे में महात्मा गांधी की तरह संघर्ष करता है, लेकिन कोई चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की तरह लड़ाकू भी होते हैं, या लाल बाल पाल की तरह। ऐसे ही एक ट्राइब है, एक जनजाति है अफ्रीका में, और जो बहुत एजुकेटेड भी थे, सबसे ज्यादा जनजाति वही थी। उसका जो नाम था वो था किकुयू। किकुयू जनजाति के जो लोग थे, जो इस ट्राइब्स के व्यक्ति थे, उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट करा। उन्होंने एक ऐसा रिवोल्ट, अपराइजिंग स्टार्ट करा, और 1952 में करा था। 1952 से वो 60 तक 8 साल चला, और उसका नाम उन्होंने रखा था माओ माओ अपराइजिंग। माओ माओ आंदोलन था एक तरीके से। और उसका रिजल्ट ये रहा कि अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ा था। और 1963 में इनका देश भी आजाद हो गया, और इन्होंने भी चैन की सांस ली फ्रीडम में। तो उस बात को लेकर के जब ब्रिटिशर्स यहाँ थे इंडिया में, तो सब सब व्यक्तियों का अलग अलग कहना हुआ करता था। कुछ व्यक्ति कहते थे कि भाई ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, देश की उन्नति हो रही है, प्रोग्रेस कर रहा है कंट्री। ऐसा भी कुछ व्यक्तियों का मानना था हमारे इंडिया में भी। और कुछों का मानना था, अरे नहीं, ये कहाँ से आ गए, हमारे देश को लूट रहे हैं, हमारा तो देश सोने की चिड़िया को इन्होंने बेकार कर दिया। ऐसे ही स्वर्ग हुआ करता था अफ्रीका, जिसका नेचर, प्रकृति का वर्णन बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। लेकिन अब जब ये अंग्रेज आ गए, इन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया, चारों तरफ मार काट चालू हो गई। इन्होंने जब बुरा काम करेगा, जब आप किसी को दबाओगे तो दूसरा रिएक्शन करेगा। और वो ऐसा ही हुआ। और कभी कभी किसी लड़ाई की वजह कोई तत्कालीन कारण हो जाता है, जो उस समय का बिल्कुल एक ऐसा बर्निंग इशू बन जाता है, उसकी वजह से सब कुछ हो जाता है। ऐसा ही हुआ था। बहुत सारे व्यक्तियों को मारा गया दोनों तरफ से। और वो हुआ था, एक वाइट बेबी जो था, अंग्रेजों का एक बच्चा था, उसे बेड पर ही सोते हुए को मार दिया था इन माओ माओ अपराइजिंग के द्वारा। तो अब एक दूसरे की मारकाट होने लगी, और बिल्कुल जो वो नेचर था, जो प्रकृति थी, वेल्स के मैदान थे, वो बिल्कुल लाल कर दिए खून से। मतलब इतने व्यक्ति मारे गए थे। अब यहाँ डेरिक वालकोट इस पोयम को लिखता है। वो अफ्रीकन मूल से भी जुड़ा हुआ है और अंग्रेजों से भी जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेजों से जुड़ना तो नहीं बैठता उसका ब्लड रिलेशन, वो अफ्रीका बैठता है ब्लड रिलेशन तो इसका। लेकिन क्योंकि उसके दादा थे यहाँ के, मतलब इसका ये घर है एक तरीके से अफ्रीकन, तो वो यहां से जुड़ा हुआ हो गया। अंग्रेजों से कैसे जुड़ा हुआ है, वो कहता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं दोनों चीजों में जुड़ा हुआ हूँ। और अंग्रेजों से, मतलब ब्रिटिशर से, ये कहता है कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज जो ली है, जो मैं अपनी पोइट्री लिखता हूँ, अपने वर्क लिखता हूँ, वो इंग्लिश लैंग्वेज को मैंने इसकी वजह से ही मैं, मतलब इतने आगे बढ़ा हूँ। और यही लैंग्वेज है जिसमें वो ये पोएम भी लिख रहा है। फ्री वर्स में इस पोएम को उसने लिखा है।
तो इसने इस पोयम को लिखा, और किस तरीके से वो बात करता है कि भाई मैं एक तरीके से डायलेमा कंडीशन में आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूं, मुझे दोनों चीजें। तो वो क्या करता है कि इम्पार्शियल होकर के पोयम को बनाता है, और उसमें जो गलतियां उनकी है उनकी बताता है, जो गलती इनकी है दोनों साइड की गलतियां बताता है। और ये कहता है कि भाई मैं किसका फेवर लूं, किसे छोड़ूं। मैं अफ्रीकन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ब्रिटिशर्स की भी बुराई नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज को, उनकी एजुकेशन को यूज करता हूँ अपने प्रोफेशन में। इसे नोबेल प्राइज भी मिला। अब नोबेल प्राइज तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो वो कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज में जो उसने लिखना स्टार्ट करा था उसकी वजह से मिला था। तो कहीं ना कहीं एक इम्पार्शियल छवि को दिखाने की कोशिश कर रहा है डेरिक वालकॉट। तो एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति में है कि मैं किसका पक्ष लूं। और एक जो उस समय जब इसने पोयम लिखी थी, जो स्थिति थी कंट्री की, उसे इस पोयम के थ्रू बता रहा है कि मैं हूं तो बहुत दूर अफ्रीका से, लेकिन एक हवा मुझे इंडिकेट कर रही है, मुझे संकेत आ रहे हैं कि वहां कुछ ऐसा हो रहा है। तो यही माओ माओ अपराइजिंग जो है, ये अगर हम आज अफ्रीका में जाके बात करें तो उनके लिए किकुयू जनजाति और माओ माओ अपराइजिंग ऐसे समझो जैसे हमारे लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, अगर हम इनकी बात करें कि भाई ये हमारे फ्रीडम फाइटर है, तो उनके लिए वे थे। अब वो वैसे उनमें नाम भी होंगे अलग अलग, वो नाम तो यहाँ पे डिस्कस हुए नहीं है। तो आपको ये थीम माइंड में रखते हुए इस पोयम को ऐसे ध्यान रखना है। अगर आप इस चीज को माइंड में फिट कर लोगे तो ये इसके क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, पोयम पढ़नी आसान हो जाएगी। ये बैकग्राउंड आपको माइंड में फिट रखनी है कि इसमें पोइट क्या कहना चाह रहा है, कब की बात चल रही है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या हुआ था। तो वो स्टोरी भी आपको माइंड में रखनी पड़ेगी। तो छोटी पोयम है, ज्यादा लेंथी नहीं है। एक स्टेंजे में 10, फिर 11 और फिर 12 लाइन है, तो कुल मिलाकर के 33 लाइन्स की पोयम आपके सामने मैंने पढ़ा चुका हूं, मतलब ऑलरेडी। आज इसके क्वेश्चंस पे मैं एक एक करके बात करता हूं। तो देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका वाज पब्लिश्ड इन ए ग्रीन नाइट इन 1962। 1962 में ये पब्लिश हुई थी पोयम। 1963 में अंग्रेज भाग गए थे, मतलब छोड़ गए थे। हालांकि इंडिकेशन तो उन्होंने पहले ही दे दिया था। इस माओ माओ अपराइजिंग जो खत्म हुआ था, ये इसी बात को लेकर के हुआ था कि भाई अंग्रेज अब चले जाएंगे। तो 1962 में पब्लिश की गई थी। तो ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इन ए ग्रीन नाइट, ये एक पोइटिक कलेक्शन है जिसके अंदर इस पोयम को पब्लिश करा था डेरिक वालकॉट ने। ये पोयम जो है दिखाती है जो केन्या के व्यक्ति थे, जो वे ब्लैक पर्सन कह दो आप या अफ्रीकन्स कह दो, अफ्रीका के तो है ही, जो कॉन्टिनेंट का नाम है वो अफ्रीका है। और अफ्रीकन्स जो थे या केनियन जो थे, विच इज सिचुएटेड इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महाद्वीप में केन्या जो कंट्री है, जो ईस्ट की तरफ होता है, वहां के व्यक्तियों को इस पोयम में दिखाया गया। और ये व्यक्ति भी कौन दिखाए गए, उनमें भी सेलेक्टेड पर्सन जो किकुयू जनजाति से थे, ट्राइब से, वो इस पोयम के अंदर उनका डिस्कशन या उनके बारे में उन्हें मेंशन किया गया है। केन्या जो है ये ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। ये कंट्री, अफ्रीका कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा है, उसमें ये ईस्ट वाली साइड में केन्या कंट्री है, जहां के बारे में इस पोयम को मतलब शो किया गया है, तो वो केन्या है। ये पोयम जो है नरेट करती है, बताती है, वर्णन करती है। इसमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है, वो भी स्पेसिफिक अपराइजिंग के बारे में। अपराइजिंग को मूवमेंट कह दो, रिवोल्ट कह दो, रिबेलियन कह दो, विद्रोह कह दो, या आप आंदोलन कह सकते हो। वो स्पेसिफिक मूवमेंट विच ऑकर्ड इन केनिया, जो केनिया में हुआ था, और वो कौन सा था, माओ माओ। द लोकल किकियू ट्राइब इज नोन एज माओ माओ फाइटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। जो किकियू ट्राइब्स के व्यक्ति थे, वे माओ माओ फाइटर के नाम से, और इनका जो वो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, उसे कहते थे माओ माओ। और ये गोरिल्ला युद्ध पे विश्वास करते थे। गोरिल्ला युद्ध कहते हैं छिप के वार करना। इसका मतलब जैसे सपोज करो आपको, भाई आप हल्के हो, दूसरे व्यक्ति बहुत आपके सामने अपने सोर्सेज के माध्यम से वे आपसे ज्यादा सुपीरियर है, तो उन पे अटैक करके भाग जाओ, उन पे अटैक करे भाग जाओ, तो उन्हें डरा दो, मतलब इस तरीके से कि पता नहीं कब ये अटैकर्स आएंगे और हम पे कब अटैक कर देंगे, तो वो कंफ्यूज रहे, टेंशन में रहे। उनके अंदर डर पैदा करने के लिए गोरिल्ला युद्ध होता है, जो हमारे इंडिया में भी ऐसा माना जाता है। छत्रपति शिवाजी जो थे, मराठास, उन्होंने ये गोरिल्ला युद्ध का बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट किया था, और इससे, इसी के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी।
किक्यू ट्राइब इज कंपेयर टू फ्लाइज इन दिस पोएम। इस पोएम में एक लाइन आती है, उसमें किक्यू एज द फ्लाइज आता है, क्विक एज फ्लाई। ये फ्लाई की तरह क्विक थे, जैसे मक्खी होती है ना, आप उस पर हाथ लगाओगे वो उससे पहले ही उड़ जाएगी, तो ऐसे बड़े क्विक थे, मतलब मारते थे भाग जाते थे, हाथ नहीं आते थे। तो इस तरीके से क्विक बताया उन्हें, कंपैरिजन किया है, एक तरीके से सिमली यूज करिए इस पोयम में, और फ्लाई से तुलना करिए इस ट्राइब की। नेटिव ब्लैक्स, नेटिव ब्लैक्स बोल दो, ये काले नेटिव होते हैं जो वहीं के ही है, नागरिक, उन्हें नेटिव बोल दिया तो उन्हें ब्लैक भी कह सकते हो। किकियू कह दो, माओ माओ फाइटर्स कह दो, ब्लैक कह दो, अफ्रीकन कह दो, एक ही बात है सबकी। तो नेटिव ब्लैक्स जो थे आर बीइंग डेस्ट्रॉयड, उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द किलिंग ऑफ ए वाइट चाइल्ड इन इट्स बेड। उन्होंने क्या करा, एक बच्चे को, अंग्रेज के बच्चे को बेड पर ही मार दिया, सोते हुए को मार दिया। इस वजह से उन्हें भी चुन चुन के मारा जा रहा है। इसी बात को लेकर के इस पोयम को डेरिक वालकॉट ने लिखा है। तो बताता है कि भाई किस तरीके से इन बच्चों को कैसे मारा जा रहा है, ठीक है ना, तो उसके बारे में उसने वर्णन करा पोयम के अंदर, मतलब इस चीज को शो करता है डेरिक वालकॉट। अफ्रीकन पीपल आर बीइंग ओप्रेस्ड, इन्हें ओप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था ब्रिटिश वालों के द्वारा इस पोयम के अंदर। तो ब्रिटिश वाले इन्हें ओप्रेस्ड कर रहे थे, एक तरीके से इनका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, और जब इनका दाव चढ़ता था तो ये उन्हें मारते थे। तो इस तरीके से 8 साल चला था ये मूवमेंट, जिसका नाम था माओ माओ मूवमेंट या अपराइजिंग। स्प्लिट आइडेंटिटी ये मेन थीम है इस पोएम की। आइडेंटिटी स्प्लिट होना, डिवाइड होना। आइडेंटिटी जैसे सपोज करो मैं हिंदू हूं और इंडियन हूं, तो मेरी आइडेंटिटी तो एक ही है, मैं इंडियन हूं। लेकिन यहां पर डेरिक वालकॉट की जो आइडेंटिटी है वो स्प्लिट हो रही है, वो दो जगह डिवाइड हो गई, स्प्लिट हो गई मतलब डिवाइड हो गई। तो साइड्स, और दो साइड कौन सी थी, एक तरफ वो ब्रिटिशर्स को अपनी आइडेंटिटी वहां से जोड़ता था क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी, और दूसरा वो अपने आप को जोड़ता था अफ्रीकन से, क्योंकि वो अगर उसके दादा परदादा जो रहे थे वो अफ्रीकन केन्यान थे, तो वो केन्या से जोड़ता था अपने आप को। तो इस तरीके से ये अगर देखें तो वो स्प्लिट आइडेंटिटी इसकी थीम होती है। और एक थीम इसमें ये भी है, वॉयलेंस एंड क्रूरलिटी, हिंसा और निर्दयता। व्यक्ति एक दूसरे को ऐसे मार काट कर रहे हैं कि जानवर जानवर को, एक लाइन दी थी इसने, वालकोट ने इसके अंदर, कि जानवर जानवर को मारता है तो समझ में आता है, क्योंकि उसे तो, भाई शेर है तो उसे तो मांस ही खाना है। लेकिन इंसान इंसान को कैसे मार सकता है, क्यों मार रहा है, सुपीरियर बनने के लिए मारता है, तो ये तो गलत बात है। तो ऐसा उसने बताया था। तो ये एक तरीके से वॉयलेंस एंड क्रूएलिटी ये भी थीम है इस पोएम की। इन दिस पोएम टोटली फुल फुल कंप्लीट पोयम में आप देखोगे कि यही मैस केयर जो है, मार धाड़ मार काट, यही दिखाई गई है। कहा जा रहा है कि अफ्रीका के जो जंगल थे, अफ्रीका का जो ग्राउंड था ना, वो ब्लड स्प्रेड हो गया था, चारों तरफ खून ही खून बहा पड़ा था वहां पर। ये पोयम रिवील करती है, हॉरेबल सीन दिखाई देता है यहाँ पर ब्लड सेट का, मतलब खून खराबे का हॉरेबल एक डरावना सीन देखने को मिलता है इस पोयम के अंदर। पोइट जो है वो विरोध करता है, अपोज करता है जो ब्रूटल प्लॉटर है। ब्रूटल माने होता है निर्दयी, क्रूरता वाला, ब्रूटल क्रूरता को। स्लॉटर माने हत्याएं, ऑफ अफ्रीकन्स की हत्याएं हो रही थी इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन अफ्रीकन्स की बुरी तरीके से हत्या कर रहे थे, और एक दो बार दाव उनका भी चढ़ गया। तो उन्होंने जो बच्चे को मारा है उसे लेके भी वो उस पक्ष में भी नहीं है वालकोट, हालांकि उसे पता है कि ज्यादातर अफ्रीकन्स को मारा जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन उन्होंने जो बच्चे अब औरतों को मारना उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। भाई वो ठीक है, अगर लड़ाई में एक दूसरे को मार रहे हो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन बच्चों को और इन्हें मारना वो गलत है। वालकॉट जो है लॉन्ग्स फॉर पीस, लॉन्ग फॉर एक वर्बल फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है तरसना किसी चीज के लिए। आई लॉन्ग फॉर दिस थिंग, मैं इस चीज के लिए तरसता हूं। तो वालकॉट तरस रहा है पीस के लिए, शांति चाहता है। हारमोनी माने मधुरता चाहता है केन्या में, वो चाहता है केन्या देश में ये मार काट मैसकेयर ये सब खत्म हो जाए और शांति व्यवस्था हो, ऐसा उसकी सोच है, मानना है वालकॉट का। जो पोइट है वो इम्पार्शियल है, ना तो वो ब्रिटिशर्स का पक्ष ले रहा है और ना ही वो अफ्रीकन का ले रहा है, वो इम्पार्शियल है। इस पोयम के अंदर वो इम्पार्शियल इसलिए है क्योंकि वो भी दोनों जगह से जुड़ा हुआ है, वो अपनी जड़ें दोनों जगह मानता है, और इस तरीके से वो इम्पार्शियल है। जहां गलती ब्रिटिशर्स की है उसे भी खोलने में, डिस्क्लोज करने में वो पीछे नहीं हटता, और जहां अफ्रीकन वाले कुछ गलती करते हैं तो उसे भी क्लियरली स्पष्ट से बिल्कुल कहता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए।
ही डजेंट टेक द फेवर ऑफ अफ्रीकन्स का भी फेवर नहीं लेता वो। क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसे सक्सेस जो मिली है वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिली है, तो वो उसका फेवर कैसे ले ले? इंग्लिश वाले जो ब्रिटिशर्स है, इंग्लैंड है, वो उनकी भी साइड नहीं छोड़ता, तो वो ऐसे फेवर नहीं लेता। और वो फेवर नहीं लेता इंग्लिश मैन का भी, ब्रिटिशर्स का भी नहीं लेता, क्योंकि वो नेटिव है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, तो वो भी अफ्रीकन है, इसलिए वो अंग्रेजों का भी पक्ष नहीं ले रहा है। तो दोनों जगह से ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होता है। जब आपके मेंस की तैयारी आप करोगे, फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, तो यहाँ पर इसकी स्प्लिट आइडेंटिटी के बारे में जिक्र हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको तब भी ये पोएम समझ यूज सभी, और किस तरीके से वो बचाव कर रहा है अपना, मतलब ही इज नॉट इन द फेवर ऑफ वन साइड, तो उसके लिए बोथ आर इक्वल, दोनों को इक्वल लेके चल रहा है। इट मीन्स वो बिल्कुल एक मिरर की तरह है कि जो वो गलत कर रहा है उसे गलत ठहरा रहा है, ऐसा करता है। पोइट के अनुसार ह्यूमन बींग्स आर वर्स देन एनिमल्स। कह रहा है कि जानवरों से बदतर है मानव, दोनों ही मार काट करते हैं, लेकिन जानवरों के लिए ऑप्शन नहीं है। जो मांसाहारी है उन वो क्या ऑप्शन करेंगे, उन्हें तो मारना ही पड़ेगा, तो भाई शेर को तो मार के ही खाना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू पोइट ह्यूमन बींग्स आर वर्स देन एनिमल्स, तो ह्यूमन बींग्स जो है वो एनिमल से ज्यादा वर्स है, वो ज्यादा बुरे हैं जानवर से, ऐसा उसका मानना है। द पोइट रिजेक्ट्स द सेवियर इमेज ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश की जो सेवियर होती है, उच्चता की जो वो है, उसे वो रिजेक्ट करता है, उसे वो रिजेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को भी रिजेक्ट करता है, जो इसमें ये दिखाई गई है, तो उसे वो रिजेक्ट भी करता है। पोइट जो है वो जो सेवियर इमेज है ना ब्रिटिश की, उसे रिजेक्ट करता है। सेवियर होता है कि उच्च वाली, भाई ब्रिटिशर तो बहुत महान है, उच्च है, ताज है, क्राउन है, वो इस इमेज को भी रिजेक्ट करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो पोइट है वो पेंट्स करता है, पेंट करना, चित्रित करना होता है, तो चित्र करने से, वैसे ही एक पेंटर भी था, तो वो पेंट्स करता है, यहाँ पे तो अपनी पोएम के थ्रू पेंट करना है। जो क्रूअल, निर्दयी, इंपेरियलिस्टिक होता है, इंपेरियलिज्म से बना है, साम्राज्यवाद, कितना निर्दयी साम्राज्यवाद है, उसकी पिक्चर दिखाता है। ब्रिटिश वालों ने अपना जो इंपेरियलिज्म करा है, साम्राज्यवाद की शासन करना यहाँ पर दूसरे के कंट्री पे, तो उसकी पिक्चर को यहाँ पर उसने दिखाया है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो पिक्चर है वो भी इसने शो करी है कि भाई वो कितना बुरा किया करते थे, तो ये चीज भी उसने शो करी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाता है कि भाई कितना बुरा जो था ये ब्रिटिशर्स करते थे, तो वो चीज भी उसने शो करी है। द पोइट बिगेन्स द पोएम विद पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ द रिबेलियन। पोइट जो है वो जब स्टार्ट करता है इस पोएम को, तो उसमें वो एक्सपीरियंस दिखाता है, रिबेलियन माने वो विद्रोह वाला। अब विद्रोह कौन थे? वो माओ माओ फाइटर्स जो थे ना, उनका पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ द रिबेलियन, कि कितने मतलब वो भी दर्द में थे, मतलब दुखी थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो देखो उन्होंने जो ये हथियार उठाए हैं या लड़ाई करी है, कहीं ना कहीं जब उन्हें ऑपरेस किया जा रहा था, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, तो उनके लिए मजबूरी हो गई थी, तो उनका वो पेनफुल एक्सपीरियंस दिखाता है कि कितने दर्द में थे वो, कितने परेशान थे, उनके साथ गलत इनजस्टिस किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो वो चीजें भी दिखाता है। गोरिल्ला, अब यहाँ पे गोरिल्ला वर्ड यूज करा है, सुपरमैन यूज करा है, तो गोरिल्ला तो उनके लिए आता है, जो गोरिल्ला वर्ड है वो माओ माओ फाइटर्स या फिर किक्यू ट्राइब जो है उनके लिए गोरिल्ला आता है। गोरिल्ला रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, किसे रिप्रेजेंट करता है? नेटिव्स को। अब नेटिव कौन है? नेटिव होता है कि उसी स्थान में रहने वाले, मतलब केन्या, तो नेटिव्स को करता है। और सुपरमैन जो वर्ड यूज करा है पोएम के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है व्हाइट मैन को। व्हाइट मैन कौन है? ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज है, इंग्लैंड वाले व्यक्ति है, जिन्होंने शासन कर रखा है, तो व्हाइट मैन को वर्ड सुपरमैन, उनके लिए वर्ड आता है। पोइट दूर है अफ्रीका से, वो अफ्रीका में नहीं है, बाद में ये वेस्ट इंडीज में सेटल, मतलब इसका तो जन्म जो है वेस्ट इंडीज में हुआ था, फिर इसने इंग्लैंड में पढ़ाई, और फिर इंग्लैंड से ही मतलब इसने इंग्लिश लैंग्वेज और उनसे, वहाँ के जो पोइट थे, टी एस इलियट, एजरा पाउंड, उनसे प्रभावित होकर के इसने अपने वर्क को लिखा है। पोइट दूर है अफ्रीका से और राइटिंग मतलब लिख रहा है अफ्रीकन सब्जेक्ट के ऊपर, इस पोएम को लिखा है। पोइट सुनता है क्राई विच कम्स टू हिम थ्रू द विंड। वो कहता है एक हवा से मुझे वहां की आवाज सुनाई दे रही है, वहां क्या हो रहा है। स्टार्टिंग भी इसी से ही होता है, द विंड इज रफलिंग,
रफलिंग कर रही है, विंड जो है वो स्ट्रगल वाली विंड है, जो कहाँ चल रही है, अफ्रीका में। तो विंड के स्टार्टिंग में मतलब यही वर्ड आता है कि उस हवा की मुझे आवाज सुनाई दे रही है, कि किस तरीके से वो हवा चल रही है। तो यहाँ पर जानवरों के जो चित्र है वो भी दिखाए जा रहे हैं, कि किस तरीके से एनिमल जो है, एनिमल की इमेजरी वो दिखाता है इसके अंदर, कि वालकोट हैज एम्प्लॉयड द एनिमल इमेजरी। उसने एनिमल इमेजरी को एम्प्लॉय करा है, कि किस तरीके से जानवरों वाली इमेजरी जो चित्र है वो दिखाता है कि अफ्रीका में कैसे उसने बताया कि एक जानवर एक दूसरे जानवर के साथ मार काट कर रहे हैं। तो उस चीज को भी उसने शो करा है, कि किस तरीके से ये जानवर जो है उसे किस तरीके से मार काट कर रहे हैं। वो चीज उसने दिखाई है, कि एक जानवर जानवर को मारता है, कहता है कि ये तो ठीक है, इट इज नेचुरल लॉ। लेकिन जब इंसान इंसान को मारता है तो इट इज नॉट नेचुरल लॉ, क्योंकि जानवर तो मांसाहारी होता है, देयर इज नो ऑप्शन फॉर सर्वाइविंग, करने का उस पर कोई ऑप्शन नहीं होता, तो इट इज हिज ड्यूटी टू किल अनदर एनिमल। तो ये तो ठीक है, तो एनिमल इमेजरी यूज करिए वालकॉट ने। अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स फाइट एंड किल वन अनदर एंड आफ्टर किलिंग दे ईट अदर्स एंड सर्वाइव। तो वो कहता है कि एनिमल जो है वो एक दूसरे के मार काट कर रहे हैं, और किस तरीके से वो सरवाइव जो है मतलब करते हैं एक दूसरे के, मार काट करके वो सरवाइव करते हैं। तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं उसने बताई है, कि भाई वो किस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो ये इसके सेंस है, अकॉर्डिंग टू हिम। तो ये जो है वो सरवाइव करता है, मतलब कहता है कि भाई अकॉर्डिंग टू हिम एनिमल्स फाइट एंड किल वन अनदर एंड आफ्टर किलिंग दे ईट अदर्स एंड सरवाइव। वो कहता है कि भाई वे सरवाइव जो करते हैं वो इस तरीके से सरवाइव करते हैं। तो ये वाली बात भी कहीं ना कहीं उसने बताई है, कि भाई किस तरीके से सरवाइव, जानवर एक दूसरे को मार काट करके सरवाइव करते हैं। तो उसके अनुसार एनिमल्स जो है वो फाइट करते हैं, किल वन एनोदर, एक दूसरे को मारते हैं, एंड आफ्टर किलिंग दे ईट अदर्स एंड सरवाइव। वे दूसरे को खा जाते हैं जिसे मारता है ना वो, और फिर इस तरीके से सरवाइव करते हैं। पोइट इज इन द सिचुएशन ऑफ आइसोलेशन ड्यू टू मैस केयर। जो ये मैस केयर चल रहा था ना अफ्रीका में, इसकी वजह से जो पोइट है वो एक आइसोलेशन, मतलब अपने आप को अकेला महसूस करता है, आइसोलेट करता है, कि भाई मैं क्या करूं। मतलब वो एक उसकी डायलेमा कंडीशन है, कि वो बड़ी दुविधा में है, कि भाई कितना मतलब अत्याचार हो रहा है। वो चाहता है कि ऐसे ये मार काट नहीं होनी चाहिए, इसका मानना ये है। पोइट इस चीज को भी पॉइंट्स आउट करता है, कि नेगेटिव पॉइंट ऑफ बोथ कल्चर्स, दोनों के नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट्स आउट करता है, बताता है कि भाई अंग्रेजों में ये कमी है, कि वो जो शासन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो अत्याचार कर रहे हैं, ओप्रेस्ड कर रहे हैं। और जो ब्लैक पर्सन्स है ये भी, उनका जो रिएक्शन में वो मार रहे, छोटे बच्चे को मार दिया, तो उनके दोनों में जहां जहां कमियां हैं उन चीजों को अपनी पोएम के माध्यम से उजागर करता है। वो कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि मैं इनका पक्ष ले लूं या उसका ले लूं, तो वो दोनों को उजागर करता है। ब्रूटल होता है क्रूरता वाली, डेथ ऑफ ए स्मॉल व्हाइट चाइल्ड इन द बेड, बेड पर उस छोटे बच्चे को, व्हाइट मतलब अंग्रेज के बच्चे को मार दिया गया था। वो चीज भी उसने दिखाई और उसका विरोध भी करा है, कि ये गलत हुआ है। जो व्हाइट मैन है वो आर इन द सर्च ऑफ नेटिव्स, जब उनके उस बच्चे को मारा गया तो वे नेटिव्स को, ब्लैक मैन जो थे, जो वहां के नेटिव्स थे, उन्हें सर्च आउट कर रहे हैं। दे हाइड देम सेल्स बिहाइंड द बुशेस, और वे झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। इसे ही गोरिल्ला वार कहते हैं, गोरिल्ला युद्ध कहते हैं, कि वो क्या करते हैं, गोरिल्ला वाला काम करते हैं, वो मार के भाग जाना। तो वे बुश में झाड़ियों में छिप जाते हैं, और उन्होंने उस बच्चों को मार दिया, तो वो गलत करा, उस छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। व्हाइट इबिसीज, ये एक पक्षी है इबिसीज का, जैसे हमारे यहाँ पर सारस होता है ना, व्हाइट कलर का लंबी लंबी टांगों का एक पक्षी होता है। और ये भी नेचर का एक वर्णन दिखाया है, कि किस तरीके से पहले से ही इबिसीज पक्षी इस तरीके से उड़ते हैं यहाँ पर, एक अपना पूरी मंडली सी बना करके। तो तब से ये सभ्यता चली आ रही है नेचर अफ्रीका की, और जानवर जानवर का को मार रहे हैं, लेकिन इंसान इंसान को मारता है ये गलत है, ऐसे करके। सेकंड वाला जो स्टेंजा है वहां कुछ वालकोट ने नेचर का भी वर्णन करा है, तो वहां एक पक्षी का जिक्र हुआ है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इफ्सीज आर द नेटिव बर्ड है अफ्रीका की, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है।
देर आर थ्री स्टेंजाज है इस पोयम के अंदर। पहला स्टेंजे में 10 लाइन्स है, सेकंड में 11 है, और थर्ड में 12 लाइन्स है। ट्वेनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका, ये स्टार्टिंग की लाइन है। ए विंड इज रफलिंग इन ट्वेनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो ट्वेनी पेल्ट है, तो यहाँ पर ट्वेनी जो वर्ड होता है ये गोल्डन कलर के लिए आता है, और पेल्ट जो होता है वो चमड़ी होती है, स्किन मतलब। अफ्रीका की गोल्डन चमड़ी, चमड़ी से मतलब ये है कि इसका मैदान जो गोल्डन कलर का होता है वो ज्यादा हरियाला नहीं होता। उस घास के मैदान की बात हो रही है जिसका कलर जो है वो ब्राउन सा या गोल्डन कलर का होता है। तो ट्वेनी पेल्ट ऑफ अफ्रीका से यहां से मतलब है कि अफ्रीका की धरती से हवा चल रही है जो मेरे कानों तक आ रही है। स्टार्टिंग की लाइन है ये। और वालकोट कहता है कि इस तरीके से वहां मारकाट चल रही है। इसका मतलब है गोल्डन ब्राउन लैंड ऑफ अफ्रीका की, वो गोल्डन ब्राउन लैंड कि वो सूखे हुए पत्ते की तरह वहां ज्यादातर इस तरीके के मैदान देखने को मिलते हैं। पोयम के अंदर पोइट हमें बताता है पेनफुल स्टोरी ऑफ केन्या ऑफ 1950s। 50s में एस लग रहा है, मतलब ये 50 वाली सदी, 51 52 53 से लेके 59 तक। क्योंकि 8 साल ये युद्ध चला था, तो वो ही जो युद्ध कह दो इसे, खैर एक मूवमेंट है ये, एक विद्रोह चला था। जो रिवोल्ट था किसका था, माओ माओ फाइटर्स थे, या फिर आप कह सकते हैं किकुयू ट्राइब्स का। तो वो पेनफुल स्टोरी जो है केन्या की 50 के दशक वाली, उसके बारे में डिस्कस कराई यहाँ पर वालकोट ने। ब्रिटिशर्स जो थे वो केन्या को जो छोड़ के चले गए 1963 में, केन्या को आजाद कर दिया था 1963 में। इसका मतलब ये जो मूवमेंट रहा ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहा। अगर हम देखें नेटिव्स के अकॉर्डिंग या उनके पक्ष को ध्यान में रखते हुए अगर देखें, तो केन्या वालों के लिए तो ये बहुत ही बहुत ज्यादा लाभकारी मूवमेंट था, जो माओ माओ अपराइजिंग हुआ था। क्योंकि वो जो थे वाज द बिगेस्ट, ये सबसे बड़े, ज्यादा मतलब एंड एजुकेटेड ट्राइब है। अफ्रीका में बहुत सारी ट्राइब्स है, जनजातियां है, लेकिन सबसे बड़ी और एजुकेटेड जनजाति यही थी। दे स्पोक बेंटोइड लैंग्वेज। इस लैंग्वेज, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो ये ट्राइब थी किक्यू, इनकी भाषा क्या थी, तो उसका नाम था बेंटोइड लैंग्वेज। साउथ अफ्रीका की है, तो इसे बोलते थे, उनकी भाषा का नाम आपको याद रखना है। माओ माओ अपराइजिंग जो है ये 1952 में स्टार्ट हुई थी, 60 तक चली थी, 8 साल ये रही। तो ये अपराइजिंग जो है, मतलब ये आंदोलन, इसका टाइम भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। ये अपराइजिंग जो थी वो रिएक्शन था, किस चीज का रिएक्शन था, कि भाई ये एक तरीके से प्रतिक्रिया थी। इनइक्वलिटीज और इनजस्टिस चल रहा था। इनइक्वलिटी, असमानता, अंग्रेजों का पक्ष लेते थे। वो इन्हें, जो नेटिव्स थे ब्लैक मैन, इन्हें दबाते थे हर चीज में। अगर कहीं झगड़ा हो जाए, अदालत में बात जाती थी, तो ब्रिटिशर्स वाला जज जो बैठता था वो ब्रिटिशर जो अंग्रेज थे उनका पक्ष लेता था। ऐसा कहीं हमारे इंडिया में भी देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं इनइक्वलिटीज थी। अरे आप शासन कर रहे हो, सबको बराबर तो अहम था, तो ऐसा नहीं था। तो इनइक्वलिटीज थी, असमानता थी, इनजस्टिस था, अन्याय हो रहा था। ब्रिटिश कंट्रोल्ड केन्या के अंदर, जो ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था केन्या को, वहां जो शासन कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं इक्वल नहीं थे। मतलब उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बायस थे। और किसके पक्ष में थे, वो अपने ब्रिटिशर्स, इंग्लिश मैन का ही पक्ष ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं कुछ भी होता था तो हमेशा दबाया जा रहा था केन्या वालों को। अफ्रीका की तुलना जो की गई है वो पैराडाइज से की गई है। जब बताया जाता है ना, इप्सीज वाला जो, वो पक्षी उड़ा करते थे इस तरीके से, जानवर, और वहां वेल्स के मैदान, तो एक वहां की नेचर के बारे में बात होती है, और कहा जाता है कि अफ्रीका तो पैराडाइज था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका है। एवरीथिंग हैज बीन डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब हो चुका है। तो ये वो पैराडाइज नहीं रहा। जैसे हमारे इंडिया को कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया था, लेकिन अब नहीं रहा। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। जो वार हुआ माओ माओ फाइटर्स और व्हाइट मैन के बीच में, वो 8 साल चला था, 1952 से 1960। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस पोयम का, जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान रखना है, माओ माओ फाइटर को ध्यान रखना है ये क्या है, और किकियू जो ट्राइब्स है उसके बारे में पता रखना है कि भाई वो, और ब्रिटिशर्स, और कब से कब तक ये चला था, ये पोयम कहाँ पब्लिश हुई। ये 8 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो स्पीकर है, स्पीकर तो पोइट ही है खुद, वो महसूस करता है इमोशनली एग्जाइल्ड। वो अपने भावनाओं से, एक्साइल होता है बाहर, अनेबल टू बिलोंग फुल्ली टू आइदर साइड। वो अपने आप को इमोशनली एक्साइल कर लेता है, मतलब जैसे इमोशनली टच तो होना चाहिए था उसका अपने नेटिव लैंड से।
मतलब अपने जन्म स्थल से या केन्या से, लेकिन वो इमोशनली एक्साइल हो जाता है, मतलब इमोशन को टच नहीं करता। जैसे निष्पक्ष होकर के, कभी कभी आपने कुछ मूवी देखी होगी कि उसमें कभी कभी पिता या बेटा इंस्पेक्टर बन जाता है, और उसका जो पिता होता है या बेटा होता है वो एक मतलब थीप चोर या फिर डाकू गुंडा बन जाता है, तो वो उसे पकड़ता है, अरेस्ट करता है। ये दिखाया जाता है कि वो इम्पार्शियलिटी, ऐसे ही अपने इमोशन को एक्साइल करता है, अनेबल है, वो योग्य नहीं है बिलोंग करने में फुल्ली टू आइदर साइड, किसी भी साइड से बिलोंग नहीं करना चाहता, अपने आप को अलग दिखाता है बिल्कुल। ये जो पोयम है, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका अल्टीमेटली पोर्ट्रेज, ये पूर्ण रूप से चित्रित करती है वॉयलेंस एज ए फोर्स। ये दिखाती है कि जो हिंसा है ना, वो ऐसी ताकत है जो डेस्ट्रॉय कर देती है, आइडेंटिटी को खत्म कर देती है, दूसरे की पहचान, चाहे कोई अंग्रेज हो, वो ना नहीं मान रहे कौन अंग्रेज है, अंग्रेज नहीं मान रहे कौन केनियन है। और कंसेंस अंतरात्मा को मार देती है ये वॉयलेंस। और कंपेशन, दया को कोई दया नहीं करता। इसमें एक लाइन भी आती है, डोंट वेस्ट द कंपेशन ऑन दीज पर्सन, इन पे कंपेशन वेस्ट मत करो, अंग्रेज कहते हैं। एक जो उनका कर्नल था ना, हेड था, वो कहता है कि अरे इनके ऊपर दया मत दिखाओ। तो कहीं ना कहीं दया मर जाती है, अंतरात्मा मर जाती है, आइडेंटिटी मर जाती है। वॉयलेंस तो ऐसी चीज है। पोयम के अंदर पोइट ने एम्प्लॉय करा है, डाला है फ्री वर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, विद इरेगुलर राइम स्कीम। फ्री वर्स है तो इरेगुलर ही राइम स्कीम होगी उसके अंदर। रेगुलर तो ये होती है कि एक तुकबंदी बने, बी सी ए बी कुछ बने, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री वर्स का मतलब होता है वर्स लिब्रा, इट मीन्स यू आर टोटली फ्री विद राइम स्कीम के साथ, तो आप फ्री हो। टू मिरर काइटिक वायलेंस, इसमें इरेगुलर इरेगुलर राइम स्कीम यूज करी है, फ्री वर्ड्स यूज करी है पोइट ने। और किस चीज के वास्ते करी है? टू मिरर, एक चित्रित करने के लिए। काइटिक होती है अस्त व्यवस्था, वायलेंस दिखाने के लिए। और आइडेंटिटी टर्मोइल टर्मोइल, और आइडेंटिटी जो है, जो पहचान है, जैसे वो अंग्रेज है, वो अफ्रीकन्स है, उनकी पहचान को टर्मोइल करने के लिए, मतलब उसे हैजर्ड करने के लिए, परेशान करने के लिए, उसे अस्त व्यस्त करने के लिए यहाँ पर फ्री वर्स का यूज करा है पोइट ने। तो ये थे क्वेश्चंस जो मतलब इस पोयम से रिलेटेड थे, ए फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। ये लिखे थे डेरिक वालकोट ने, फ्री वर्स में लिखी हुई पोयम है। और यहाँ पर इसने मेन जो वो दंगा चला था उसके बारे में बात की थी। तो इस पोयम को यहीं तक हम करेंगे।